हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं बिहार एसआई मेंस के एग्ज़ाम्स के लिए टॉपिक टेस्ट में आज हमने दो टॉपिक को लिया है, पाषाणकालीन स्थल के साथ साथ हड़प्पा सभ्यता। इन दोनों टॉपिक से मिलाकर के जो भी क्वेश्चंस एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेड है, वो हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। करीब 50+ MCQ है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और आगे जो भी टॉपिक होंगे उसका लिस्ट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाएगा। तो अगर आपने ज्वाइन नहीं करके रखा है तो ज्वाइन करके रखिए, ठीक है। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त होने वाला अनाज कौन सा था? ऑप्शन डी, जौ यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या बनेगा? हम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सी को टिक करेंगे, लुहारदेव। ठीक है, लुहारदेव कहीं लिखता है, कहीं लुहारदेव लिखता है, तो ये इस प्रश्न का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये कहाँ पे पड़ता है? उत्तर प्रदेश के संत कबीर जिले में ये स्थित है, ये याद रखेंगे। अगर ऑप्शंस में लुहारदेव ना रहे तब आप वहाँ पे मेहरगढ़ को टिक करेंगे, ठीक है। लेकिन ऑप्शंस में जो भी दिखे आप उसे टिक करेंगे। अगर दोनों रहे तो भी हम प्राचीनतम जो कि लुहारदेव को ही टिक करेंगे, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है? भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है नर्मदा घाटी से, जो कि 1982, ये याद रखिएगा 1982। अगला प्रश्न, अनाज की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। अनाज की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी कब? नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में अच्छे तरीके से बस क्वेश्चंस को लगाते चलिए और अगर आपको जो क्वेश्चंस नहीं आते आप हो सके तो उनको नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि लास्ट टाइम पे फिर आप रिविजन्स कर पाएंगे। लास्ट टाइम तो चल ही रहा है, तो अगर आपको लगता है तो लिख लीजिए और अदरवाइज बस वीडियो को देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहा जाता है, ये कहाँ पर स्थित है? ये पड़ता है भोपाल में, भोपाल, ऑप्शन बी। एक कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, बताइए कहाँ से? एक कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से निकले? तो ऑप्शन डी, दमदमा यहाँ पे करेक्ट होगा। दमदमा ये उत्तर प्रदेश में, डी बिल्कुल सही आंसर होगा। गुफा कराल नवपाषाण स्थल कहाँ स्थित है? गुफा कराल नवपाषाण स्थल जो वो कहाँ स्थित है? तो ये कश्मीर में पड़ता है, कश्मीर, ऑप्शन बी। बस सभी क्वेश्चंस को एज इट इज़ आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से किस स्थान से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए? हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, महदहा। ठीक है, महदहा यहाँ पे राइट आंसर होगा। हड्डी के उपकरण यहाँ से मिले हैं, हड्डी और सिंग जैसे उपकरण यहाँ से मिले हैं। ये भी आपका उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। जौरवी, नेवासा और दैमाबाद पूरा स्थल किस राज्य में स्थित है? अक्सर पूछा जाता है कि जौरवे जो है और साथ ही साथ ये दैमाबाद, ये पड़ता है आपका महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, ऑप्शन बी। जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है वह काल क्या कहलाता है? जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है उस काल को हम लोग किस नाम से जानते हैं? उस काल को प्रागैतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट वन, निम्न में से कौन सा पुरास्थल मध्य प्रदेश में नहीं है? बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरास्थल मध्य प्रदेश में नहीं है? तो अभी जस्ट ऊपर हम लोगों ने देखा था दैमाबाद का संबंध महाराष्ट्र से होता है, तो ऑप्शन सी को टिक करेंगे। इनाम गांव से संबंधित या फिर इनाम गांव से किसकी प्रतिमा मिली है? सबसे पहले तो आपको कमेंट करके ये बताने कि इनाम गांव कहाँ पे पड़ता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इनाम गांव कहाँ पे पड़ता है, किस स्टेट से संबंध रखता है इनाम गांव। इस यहाँ से किसकी प्रतिमा मिली है? मातृ देवी की प्रतिमा मिली है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। इनमें से कौन सा महदहा से प्राप्त नहीं हुआ है? महदहा से प्राप्त नहीं हुआ है, बताइए। तो ऑप्शन ए, राख के टीले। राख के टीले कर्नाटक के संगनकल्लू से मिला है, तो ए यहाँ पे करेक्ट होगा। किस धातु का प्रयोग सबसे पहले हुआ था? यानी किस धातु का सबसे पहले प्रयोग हुआ? वो था यहाँ पे हम कह सकते हैं ऑप्शन ए, तांबा। ठीक है, तांबा का सबसे पहले हुआ, जिसको लोहित अयस्क के नाम से जाना जाता था। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए। गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये बुर्जहोम बिल्कुल सही आंसर होगा। बुर्जहोम जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के ये करीब पड़ता है, तो याद रखेंगे। उत्खनन प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ। पशुपालन का प्रारंभ माना जाता है किस समय से? मध्य पाषाण काल से। ठीक है, मध्य पाषाण काल से। आपको नोट्स जो दिया गया था पूरा पाषाण स्थल से संबंधित सभी के सभी पॉइंट्स उस नोट्स में प्रोवाइड कराए गए, तो अगर आप नोट्स में जुड़े हैं तो आप एक बार उस नोट्स को पढ़ लीजिएगा। ठीक है,
किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल प्राप्त हुआ है? मानव कंकाल के साथ साथ कुत्ते का कंकाल भी प्राप्त हुआ है, कहाँ से? बुर्जहोम, ऑप्शन बी बुर्जहोम। ठीक है, अगला प्रश्न, चिरांद किस राज्य में स्थित है? बताइए कि चिरांद जो है वो किस राज्य में स्थित है? चिरांद का संबंध बिहार से होगा, सी करेक्ट आंसर है बिहार। नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? नौदा टोली मध्य प्रदेश में पड़ता है और यहाँ पे एच डी संकालिया बिल्कुल सही आंसर होगा, प्रोफेसर एच डी संकालिया। राइट, आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखिए, किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? चालकोलिथिक युग के नाम से हम किसे जानते हैं? चालकोलिथिक युग के नाम से हम जानते हैं ताम्र पाषाण युग को, ताम्र पाषाण युग, ऑप्शन डी। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने कल की वीडियो देखी थी जो मैंने आपको प्रोवाइड करा था, उसमें बताया था कि 20 दिन आपको किस तरह से क्या क्या चीज़ें कराने वाले हैं। तो अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं इन सभी टॉपिक का, जो कि व्हाट्सएप पे आपको कराया जाएगा, तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं व्हाट्सएप पे तो आपको 49 का पेमेंट करना होता है, क्योंकि आपको पता है हर मंथ हम लोग 49 के साथ व्हाट्सएप पे टेस्ट कराते हैं, पेड ग्रुप होता है। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो इस 49 के साथ जुड़ सकते हैं। किस तरह से जुड़ना है मैं आपको वो बताता हूँ। देखिए, आपको करना ये है कि 99 40 29 49 72 इस नंबर पे आपको 49 रुपये पेमेंट करना है गूगल पे या फिर फ़ोनपे से, किसी भी तरह से करके स्क्रीनशॉट आप इसी नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे तो आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। और उस ग्रुप में डेली रात को 2 ग्रुप चलता है, एक तो 9:30 बजे और एक आपका 10 बजे, जिसमें आप कहेंगे उसमें आपको जोड़ दिया जाएगा। और आपका ये डेली टेस्ट होगा, डेली टेस्ट आपको मिलेंगे, ऑनलाइन मोड में देंगे, उसके बाद रैंक भी दिया जाएगा ताकि आपको पता चले कि किस तरह की आपकी परफॉर्मेंस चल रही है। ठीक है, तो जुड़ना है तो जुड़ सकते हैं अभी भी, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है और लेट करने से कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि अब 10 दिन के बाद आप ज्वाइन करते हैं तो आपके बाकी के टॉपिक्स छूट जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी जुड़ें। उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले। प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से मिले? तो हम यहाँ पे करेक्ट आंसर किसे टिक करेंगे? ऑप्शन सी मेहरगढ़। मेहरगढ़ बिल्कुल सही आंसर होगा। मेहरगढ़ कहाँ पे पड़ता है? बलूचिस्तान प्रांत में। ठीक है, बलूचिस्तान में पड़ता है। किस स्थान से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले? मध्य पाषाण काल में पशुपालन का प्रारंभ हुआ था, तो पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिले? तो देखिए, 2 चीज़ों से मिलता है, 2 स्थानों से मिलता है। पहले तो आपका मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के निकट जो आदमगढ़ है वहाँ से, लेकिन आदमगढ़ ऑप्शंस में नहीं है, तो एक और आपका होता है बागौर। ये राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित है बागौर, यहाँ से भी जो कि पशुपालन के साक्ष्य मिले। तो फिलहाल राइट आंसर हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि ताम्राश्रम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे किस तरह से रख करके दफनाते थे? किस तरह से रख करके दफनाते थे? तो उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृति कहा गया? बताइए कि किसे फलक संस्कृति के नाम से भी जाना गया? तो फलक संस्कृति मध्य पाषाण कालीन जो संस्कृति है उसे कहते हैं, मध्य पाषाण कालीन संस्कृति को फलक संस्कृति कहा जाता है, ऑप्शन बी। सरायनाहर राय और महदाह संबंधित हैं। इनका संबंध किससे हो जाता है? गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से, गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से, ऑप्शन सी। राख के टीले किस क्षेत्र के नवपाषाण कालिक संस्कृति से संबंधित है? तो ऊपर मैंने आपको बताया था कि राख के टीले का संबंध हो जाता है कर्नाटक के संगनकल्लू, और कर्नाटक का संबंध कहने का मतलब दक्षिण भारत, ऑप्शन बी दक्षिण भारत। अगला प्रश्न है कि सिहावल एक पुरा स्थल है। सिहावल एक पुरा स्थल है, बताइए कि किसका संबंधित है? सिहावल का संबंध हो जाएगा निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति से, निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति से। नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? गर्त निवासों के अवशेष कहाँ से मिले? तो एक तो आपका बुर्जहोम, दूसरा गुलफकराल। ठीक है, गुलफकराल यहाँ पे दोनों के दोनों जम्मू कश्मीर में पड़ता है, तो ऑप्शन हम यहाँ पे डी को टिक करेंगे। 1 और 2 दोनों करेक्ट है। भारत के कुछ क्षेत्रों में लोग जमीन के अंदर गड्ढों में रहते हैं, इस बात का संकेत खुदाई से निम्नलिखित में से मिलता है। यानी कि गर्द आवास का साक्ष्य की बात की जा रही है। कश्मीर के बुर्जहोम और गुल्फकराल आपने जस्ट देख ही लिया, तो ये ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवपाषाण कालीन स्तर पर गेहूं एवं जौ की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण मिलते हैं? सर्वप्रथम प्रमाण मिलते हैं, देखिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस मैंने आपको बोला था कि अगर ऑप्शंस में लोहरदेव ना हो, लोहरादेव ना हो, तो वहाँ पे मेहरगढ़ होगा, तो मेहरगढ़ को टिक करेंगे। जब दोनों होता है तो लोहरदेव को आपको टिक करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है?
पहला पॉइंट है कि सिंधु सभ्यता का पूर्वीय स्थल जो कि आलमगीरपुर था, ये बिल्कुल सही है। आलमगीरपुर दासक नदी के किनारे स्थित है, ये पॉइंट गलत है क्योंकि आलमगीरपुर जो है वो हिंडन नदी के किनारे स्थित था जो कि यमुना की सहायक नदी के रूप में हम जानते हैं। तो यहाँ पे केवल और केवल एक सही है, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। एक सील पर 3 मुख वाले देवता की मूर्ति कहाँ से मिली है? एक सील पर 3 मुख वाले देवता की मूर्ति कहाँ से मिली है? एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, देखिए जो टॉपिक पे टेस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि जो वीडियो मिल रहा है, इसका आपको क्या करना है कि टॉपिक को एक बार बुक से भी पढ़ लीजिएगा, एक बार बुक से ज़रूर पढ़ लीजिएगा और उसके बाद ही टेस्ट लगाने की कोशिश करिए। वैसे तो आज जब आपका फर्स्ट डे था तो आपको टॉपिक नहीं पता था, लेकिन अगले दिन से आपको टॉपिक बताया जाएगा कि किस टॉपिक से आपको पढ़ करके आना है। तो उस टॉपिक्स को आपको ज़रूर किसी ना किसी सोर्स से पढ़ करके आना है ताकि आप क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से लगा सकें और अंतिम समय में रिविजन्स भी आपका अच्छे तरीके से हो सके। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? 3 मुख वाले देवता की मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो के संबंध में जो भी चीज़ें आपको पता है जल्दी से कमेंट करके बताइए। जितनी भी चीज़ें आपको पता है मोहनजोदाड़ो से इसके खोजकर्ता, किस नदी के किनारे बसा है, कौन कौन सी चीज़ें यहाँ से मिली है, सबसे बड़ा जो यहाँ का स्थान है वो कौन सा है, इसका अर्थ क्या होता है, यानी हर तरह के जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, जितने क्वेश्चंस आपको पता है जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। मोहनजोदाड़ो के संबंध में मिट्टी से हल बनाने का साथ बनवाली से प्राप्त हुआ, यानी कि मिट्टी से हल बनाने का जो साक्ष्य है, साथ नहीं साक्ष्य, बनवाली से प्राप्त हुआ। यह किस राज्य में स्थित है? यानी बनवाली जो है वो किस राज्य में पड़ता है? तो बनवाली का संबंध हरियाणा से होगा, हरियाणा, ऑप्शन डी। घोड़े के अस्थिपंजर निम्न में से किस स्थान से प्राप्त नहीं हुआ है? घोड़े के अस्थिपंजर निम्न में से किस स्थान से प्राप्त नहीं हुआ है? तो यहाँ पे चंद्रहुदरो बिल्कुल सही आंसर होगा, चंद्रहुदरो, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न क्या है कि सिंधु सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे अगर हम चारों ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ेंगे, जैसे सैंधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का उपयोग करते थे, बिल्कुल सही है। सिंधु सभ्यता में पर्दा एवं वेश्यावृत्ति प्रचलित थी, ये भी सही है। थर्ड पॉइंट की सिंधु सभ्यता में मातृदेवी की जो उपासना थी, मातृदेवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन ऑप्शन डी यहाँ पे गलत होगा क्योंकि सिंधु सभ्यता जो सिंधु घाटी थी उसके लोग तलवार से परिचित थे, ये पॉइंट गलत है क्योंकि वो तलवार से परिचित नहीं थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे, ध्यान रखेंगे, जो कि गलत था। 10 राग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में वर्णित है? 10 राग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में उल्लेखित है? तो 7वें मंडल में, ऑप्शन बी, 7वें मंडल में। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? निम्न में से कौन सा कथन गलत है? पहला पॉइंट की उपनिषदों की कुल संख्या 108, ये सही है। महापुराणों की संख्या यहाँ पे देखिए गलत है, महापुराणों की संख्या टोटल 18 है, जबकि वेदांगों की संख्या 6। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि ऑप्शन बी गलत था, राइट आंसर बी को टिक करेंगे। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, हड़प्पा जो है वो हम कह सकते हैं रावी नदी के किनारे स्थित था, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा, रावी नदी के किनारे। जबकि मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे स्थित था? सिंधु नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन, आर्यों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? आर्यों के संदर्भ में पहला पॉइंट की आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। मैक्स मुलर ने आर्यों का जो मूल निवास स्थान था वो पश्चिमी एशिया बताया, ये गलत है क्योंकि उनका जो मूल निवास स्थान है इन्होंने मध्य एशिया बताया था। आर्यों द्वारा निर्मित जो सभ्यता थी वो वैदिक सभ्यता कहलाई। तो फर्स्ट और थर्ड बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, फर्स्ट और थर्ड बिल्कुल करेक्ट है। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी जो धार्मिक अध्यापक होते थे उन्हें किस नाम से पुकारा जाता था? श्रमण के नाम से। वैदिक समाज कितने वर्णों में विभक्त था? तो वैदिक समाज टोटल 4 वर्णों में विभक्त था, ऑप्शन बी। वैदिक सभ्यता में अमाजु किसके संदर्भ में प्रयुक्त होता था? अमाजु जो शब्द था इसका प्रयोग किसके संदर्भ में हुआ करता था? जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं के लिए। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं के लिए अमाजु शब्द का प्रयोग किया जाता था। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? सुलभ सूत्र। ठीक है, सुलभ सूत्र, ऑप्शन सी। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या फिर वेद त्रयी कहलाते हैं? त्रयी या फिर वेद त्रयी के नाम से जाना जाता है स्टार्टिंग के कौन से 3 वेद को? तो स्टार्टिंग के जो 3 वेद हैं, यानी कि जो शुरुआत के 3 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, तो इन तीनों वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी या फिर त्रयी के नाम से जाना जाता है। प्रमुख दर्शन और प्रवर्तक के संदर्भ में कौन सही नहीं है?
प्रमुख दर्शन और प्रवर्तक के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए यहाँ पे गलत होगा, क्योंकि देखिए चरवाक का संबंध यहाँ पे गलत है, जैमिनी के साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैमिनी का संबंध हो जाता है मीमांसा से, पूर्व मीमांसा जैमिनी के साथ। तो कुल मिलाकर यहाँ पे ऑप्शन ए आपका गलत है। अगला प्रश्न क्या है? भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले जो शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? इसका संबंध हो जाएगा मुंडक उपनिषद से। मुंडक उपनिषद ऑप्शन ए। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो यहाँ पे 10वें मंडल बिल्कुल सही होगा, और 10वें मंडल के अकॉर्डिंग ही 4 भागों में बांटा गया, जो कि समाज को, ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन कि वेद और यज्ञकर्ता को किस नाम से पुकारा जाता है? जैसे ऋग्वेद के जो यज्ञकर्ता हैं इन्हें होत्री कहते हैं, यजुर्वेद जो थे इनको अधर्वयु कहा गया, सामवेद के उदात्री और अथर्ववेद के ब्रह्मा। यानी कुल मिलाकर सभी के सब बिल्कुल सही है, इसलिए हम ऑप्शन ए को टिक करेंगे। 1 2 3 4 करेक्ट होगा। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया? वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया? तो इन्हें हम लोग, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं के द्वारा की गई है, इसलिए इसको अपौरुषेय कहा जाता है। मीमांसा या फिर पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो ऊपर हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। मीमांसा या फिर पूर्व मीमांसा के जैमिनी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन ई जैमिनी। अगला प्रश्न, वैदिक सभ्यता में व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले जो व्यक्ति होते थे उन्हें किस नाम से जानते थे? वैदिक सभ्यता में व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्तियों को पड़ी के नाम से जाना जाता था, पड़ी, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में उल्लेखित सभी नदियों में से सबसे पवित्र नदी कौन सी है? सबसे पवित्र, सबसे महत्वपूर्ण नदी मानी गई है वो नदी कौन सी है? तो अगर आपने ऑप्शन ए को टिक किया तो आपने गलती किया, यहाँ पे करेक्ट होगा ऑप्शन बी, सरस्वती। सरस्वती नदी सबसे महत्वपूर्ण और सर्वाधिक पवित्र माना गया, लेकिन सबसे ज़्यादा बार वर्णित नदी जो है वो सिंधु नदी है, इस तरह से याद रखिएगा। ऋग्वैदिक कालीन नदियों के संदर्भ में उनके प्राचीन नाम और आधुनिक नाम के मिलान में कौन सा गलत है? तो बताइए अब यहाँ पे कौन सा मिलान गलत किया गया? जैसे चिनाब जो वर्तमान नाम जानते हैं उसको पहले अस्किनी के नाम से जाना जाता, रावी को पारुषणी बिल्कुल सही, व्यास विपाशा सही है, लेकिन सतलज का ये गलत है, क्योंकि सदानीरा गंडक के लिए प्रयुक्त होता है, सतलज के लिए सतुद्री होना चाहिए, यहाँ पे ऑप्शन डी गलत है। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या बताई गई है? 1/6, 1/6। एशिया माइनर स्थित बोगासकोई का महत्व इसलिए है, बोगासकोई का महत्व इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो बोगासकोई का महत्व इसलिए है क्योंकि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नास्त को उल्लेखित मिलता है, इसलिए इसको कहा जाता है, महत्वपूर्ण माना जाता है बोगासकोई को। अगला प्रश्न है कि उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान किसके लिए जाने जाते थे? निष्क और शतमान क्या हुआ करते थे उत्तर वैदिक काल में? तो ये मुद्रा के प्रकार थे, निष्क और शतमान। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? ऊपर मैंने आपको बताया कि सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु को जानते हैं, जबकि सबसे ज़्यादा पवित्र, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नदी माना गया था सरस्वती को। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मैच करना है। तो चलिए देखिए कौन किसके साथ सही तरीके से मैच होगा। परुषणी यहाँ पे रावी के साथ, सतुद्री सतलज के साथ, अस्किनी चिनाब विपाशा जो कि व्यास। तो चारों के चारों बिल्कुल सही तरीके से मैच करता है, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में अघन्य, वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? अघन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो गाय के लिए, ठीक है, अघन्य गाय के लिए प्रयोग किया जाता था, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 59 MCQ हम लोगों ने कवर किया, जो कि 2 टॉपिक को मिला करके था, पूरा पाषाणकालीन सभ्यता और साथ ही साथ पूरा पाषाणकालीन और एक साथ में हड़प्पा सभ्यता। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।